समंदर के पानी पर बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से तैरता इटली का वेनिस शहर ये दुनिया के सबसे असाधारण शहरों में से एक है। उत्तरी इटली में एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर और समुद्री लैगून के तकरीबन 118 दलदली द्वीपों पर आज से करीब 1600 साल पहले वेनिस शहर का निर्माण किया गया था। जो यात्री वेनिस जा चुके हैं और जो अभी जाना चाहते हैं उनके लिए वेनिस एक खूबसूरत रहस्य बना हुआ है। इतने भव्य शहर का पानी और दलदली भूमि के लैगून में तैरना उनको असंभव लगता है। यह एक ऐसी मानव निर्मित जगह है जिसके मध्ययुगीन आर्किटेक्चरल कारनामे पर विश्वास करने के लिए यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गहरे रिसर्च के साथ बनाए जाने वाले इसके वीडियोस को अवश्य शेयर करिए। कहते हैं कि किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत किसी न किसी संघर्ष के कारण ही होती है। वेनिस निर्माण की कहानी भी उसी तरह शुरू होती है। आखिर कोई जन समुदाय अच्छी खासी उपजाऊ मुख्य भूमि को छोड़कर किसी समुद्री लैगून के समतल कीचड़ और दलदल से भरे द्वीपों पर भला क्यों रहना चाहेगा? इसकी वजह है जान और माल जाने का डर, क्योंकि जब 5वीं शताब्दी में बर्बर हत्यारे और लुटेरे इटली को तबाह कर रहे थे, तब कुछ जन समुदाय मुख्य भूमि से अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए समुद्री लैगून के दलदली द्वीपों का इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां रहने वाले गरीब मछुआरों के बीच शरण ली। जैसे जैसे पूरे इटली में आक्रमण जारी रहे, जिससे और अधिक से अधिक शरणार्थी पहले बसने वालों में शामिल होते गए और फिर एक नए शहर के निर्माण की आवश्यकता बढ़ गई। एक ऐसा शहर जो मुख्य भूमि से अलग और समंदर के बीच हो, ताकि आक्रमणकारी उन तक आसानी से न पहुंच पाए। दलदली भूमि पर एक शहर का निर्माण करना, यह इसकी सबसे दिलचस्प और विस्मित करने वाली कहानी है। उन्हें उन दलदली द्वीपों पर घरों के निर्माण के लिए अधिक जगह और मजबूत नींव की आवश्यकता थी। उन्हें उन दलदली द्वीपों को मजबूत करके उन्हें बड़ा करने और उसके नाजुक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एकदम नए आर्किटेक्चरल तरीके खोजने की जरूरत थी। आखिरकार जन समुदाय के बीच सहमति से एक अद्भुत निर्माण योजना बनाई गई और दिन शुक्रवार तारीख 25 मार्च सन 421 ईस्वी को भरी दोपहर में वेनिस शहर के निर्माण की शुरुआत की गई। असल में यह वेनिस शहर के लिए एक लंबे और समृद्ध इतिहास की शुरुआत थी। एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो वेनिस शहर के भूविज्ञान का वर्णन करता है, मेसोजोइक युग के दौरान यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों में हुई टेक्टोनिक हलचल के कारण इटली, एड्रियाटिक सागर और आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। तब हुए समुद्री जमाव, बर्फ के पिघलने और टेक्टोनिक टकराव के कारण वेनिस लैगून के किनारों पर विभिन्न खंड जमा हो गए। इस विशाल वेनिस लैगून की गहराई जल स्तर से केवल 2 मीटर तक है। इस प्रकार से वेनिस शहर की अधिकांश जलीय भूमि को दलदली भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जल स्तर से लेकर लगभग 5 मीटर की गहराई तक पानी में रेतीली गाद वाली मिट्टी है। 5 से लेकर 7 मीटर की गहराई के बीच नरम रेतीली मिट्टी के साथ कार्बनिक मलबे के गाद की एक परत पाई जाती है। 7 मीटर से लेकर 10 मीटर की गहराई तक मध्यम से उच्च संपीड़न शक्ति वाली महीन रेत मिट्टी पाई जाती है और अंततः 10 मीटर की गहराई के बाद घनी गाद युक्त मिट्टी और गाद युक्त चिकनी रेत का एक सघन विकल्प पाया जाता है। वेनिस शहर के निर्माण के आरंभिक चरण में 2 प्रस्ताव रखे गए थे। पहला प्रस्ताव था कि बड़े संगमरमर पत्थरों के जरिए शहर की नींव का आधार बनाना और दूसरा प्रस्ताव ये था कि शहर का आधार तैयार करने के लिए लैगून के नींव में लकड़ी के लट्ठों को आसपास गाड़ना। इसमें पहले प्रस्ताव के सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उसे खारिज कर दिया गया, जबकि उस क्षेत्र में इमारती लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसलिए वेनिस शहर के नींव के निर्माण के लिए दूसरे प्रस्ताव को ही सर्वसम्मति से पारित किया गया।
उत्तरी इटली के ही मुख्य भूमि के जंगलों में प्राकृतिक रूप से ही जल प्रतिरोधी लकड़ियां उपलब्ध थी, जिसमें एल्म, ओक, चिनार, लार्च और मुख्य रूप से एल्डर के पेड़ बहुतायत मात्रा में थे। नींव के आधार स्वरूप लैगून में मजबूत मंच बनाने के लिए इन्हीं जलरोधी लकड़ियों का उपयोग किया गया। वेनिस शहर की नींव में पेंसिल की तरह तीखे मुंह वाले लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया गया। इमारतों के निर्माण में लकड़ी के अलावा गिट्टी और चूना पत्थर का उपयोग किया गया। गाड़े गए लट्ठों के बीच की जगह को भरने के लिए गिट्टी पत्थर का उपयोग हुआ और आखिर में उन लट्ठों के ऊपर मंच बनाने के लिए चूना पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग हमें देखने को मिलता है। ऊपर की बनी इमारतों की निचली नींव रचना में ईंटों और पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग हुआ। वेनिस लैगून के तल के सबसे निचले भाग तक पहुंचने तक लकड़ियों के लट्ठों को लैगून की कीचड़ भरी रेत में दबा दिया गया। इसके लिए उन लट्ठों के मुख को पेंसिल की तरह छीला गया। इससे लट्ठों के निचले टोकदार सिरे ने लैगून के तलछट को काटने के लिए आवश्यक बिंदु प्रतिरोध प्रदान किया। हर पोल की लंबाई 4 से 8 मीटर के बीच थी और औसतन हर 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में तकरीबन 6 से 12 लट्ठों को धंसाया गया। प्रत्येक लट्ठों का व्यास 10 से 30 सेमी तक था। लट्ठों को मिट्टी में स्थापित करने के लिए अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। और उन लट्ठों की लंबाई भी इस तरह से चुनी गई कि वे नीचे आसानी से ढीली रेत की परत में प्रवेश कर सके और बेहतर घर्षण प्रतिरोध के लिए सबसे मजबूत मिट्टी की परत तक भी पहुंच सके, क्योंकि ऐसी जमीन लगे बिना कि जिसमें लकड़ी के पोल और ज्यादा अंदर जाने से न रुक जाए, तब तक उसे शहर निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वो तभी नींव के लिए आधार का काम करेगी जब तक कि वो अंदर धंसना न छोड़ दे। अन्यथा ऊपर बनाई जाने वाली संरचनाएं डूब सकती थी और ध्वस्त हो जाती। इसीलिए ऐसे तरीके से भवन के निर्माण के लिए मिट्टी में लकड़ी के लट्ठों को स्थापित करने में 1 महीने से अधिक का समय लगा। वास्तविकता में ये कार्य बेहद खर्चीला और श्रमसाध्य था। लट्ठों को नरम गाद के माध्यम से नीचे की कठोर मिट्टी की एक परत में धंसाया गया। यह ऊपर की इमारतों को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। एक बार जब सभी लट्ठों को लैगून के तल में अंतिम गहराई के स्तर पर धंसा दिया गया, तो उनके ऊपर एक समतल फ्लोरिंग बनाने के लिए उन लट्ठों को समान ऊंचाई पर काट दिया गया। फिर नीचे की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उन लट्ठों के बीच गिट्टी और चट्टानी मलबा भर दिया गया और फिर लकड़ियों के शीर्ष पर चूना पत्थर के ब्लॉकों की परतें बिछाई गई। ये ब्लॉक्स एक सबफ्लो के रूप में काम करते थे और बड़े पैमाने पर अधिरचना का भार सहने और ऊपरी मंच की जरूरत को पूरा करने के लिए योग्य और प्रभावी थे। वैसे महत्वपूर्ण ये था कि लट्ठों को गाद मिट्टी और समुद्री पानी में डाला गया था। आमतौर पर तो इससे लकड़ी सड़ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक बदलावों ने लट्ठों को 1600 वर्षों से भी ज्यादा समय तक अच्छी और मजबूत स्थिति में बनाए रखा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लकड़ी केवल तभी सड़ सकती है जब उसे हवा और पानी बारी बारी इन दोनों का परिवेश मिलता रहे। वेनिस के लैगून की कीचड़ भरी जमीन में ऑक्सीजन की कमी ने उनको बचा लिया। चूंकि वे पानी के अंदर थी, इसलिए वे सड़ती नहीं थी। दूसरा ये कि लैगून के पानी में बड़ी मात्रा में गाद और मिट्टी को भी लकड़ियों ने सोख लिया और बदले में लैगून के नमकीन तलछट ने उस दर को और तेज कर दिया, जिस कारण सभी लकड़ियां पत्थर जैसी चीज में तब्दील हो गई। एक बार जब उन्होंने लकड़ी के लट्ठों, गिट्टी और चूना पत्थरों का इस्तेमाल करके एक मंच बना लिया था, तब उस पर इमारतों का निर्माण करना शुरू हुआ। इसी कारगर तरीके से संपूर्ण वेनिस शहर को एड्रियाटिक समुद्र के लैगून में खड़ा किया गया। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन वेनिस में आज भी कई इमारतें हैं जो 1600 साल पुराने लकड़ी के लट्ठों पर खड़ी हैं। ये शहर तब के और आज के भी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के मार्वल्स में से एक प्रमुख धरोहर है। वेनिस शहर का क्षेत्रफल लगभग 59,09,000 वर्ग मीटर है। इस प्रकार औसतन लकड़ियों के लट्ठों का घनत्व
कम से कम 2 लत्थे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी लिया जाए तो भी शहर के नीचे कम से कम 11 मिलियन से भी ज्यादा लकड़ी के लत्थे होंगे। ये शहर आज की दुनिया के आर्किटेक्चरल क्षेत्र की एक अविस्मरणीय और अद्भुत योजना के अंतर्गत हुए निर्माण का जीवंत उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। वैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि वेनिस को अब तैरता शहर नहीं बल्कि डूबता हुआ शहर कहा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में ये शहर 9 इंच पानी में डूब गया है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तब वो सन 2100 तक एड्रियाटिक सागर के लैगून क्षेत्र और वेनिस शहर निर्माण को अपने जल स्तर में समा लेगा। Check the mic and make sure it sound right, boys.